नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल की बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल में जबरदस्त भारी फेरबदल और बड़ा विस्तार किया गया। इसे मैं मोदी 3.0 कहता हूं। शक्लो सूरत मोदी सरकार की बदल गई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में पहली बार यह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 2 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार के 3 साल बाकी हैं। मुश्किल वक्त है, कोरोना काल है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। ऐसे में इस विस्तार के बहुत अहम मायने हैं। प्रशासनिक तौर पर जिस सूरत हाल में हम हैं, उस लिहाज से और राजनीतिक संदेश भी दिए गए हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों के 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें 36 नए मंत्री, 7 पुराने चेहरे भी शामिल हुए, यानी कि उनको प्रमोशन दिया गया, पदोन्नति की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैबिनेट विस्तार के जरिए चुनावी राज्यों के साथ साथ कई सियासी गणित साधे हैं। कैबिनेट में दलित और ओबीसी पर अच्छा खासा फोकस दिखाई दिया। इसी के साथ क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। वहीं सहयोगियों को शर्तों के साथ मंत्रिमंडल में एंट्री दी गई है। सहयोगी एक के बाद एक बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू की एंट्री हुई है। अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया गया है, अपना दल की हैं वो। और कैबिनेट विस्तार में संघ से तालमेल की भी झलक दिखी है। संघ के बैकग्राउंड वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में एंट्री दी गई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश पर खास निगाहें। अब इस साल के अंत से चुनावी एक दौर शुरू हो जाएगा, विधानसभा चुनावों का। वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उसके बाद गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक के बाद एक चुनाव हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं निगाह थी। सुनिए। कि बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए, जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं, उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। तो नए चेहरों ने जिम्मेदारी संभाल ली है, अपने मंत्रालय में पहुंच गए हैं। शक्लो सूरत जो मैंने कहा वो तो बदल गई है, लेकिन समस्याएं अभी जस की तस हैं। तो चुनौती भरा ताज मिला है इन नए मंत्रियों को और इन्हीं को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, प्रशांत देव हैं, साथ ही साथ रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर, प्रभाकर मिश्रा भी हैं। तो संजीव, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप ट्रैक कर रहे हैं अश्वनी वैष्णव को। सरप्राइज पिक, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जब थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके पीएस थे, वॉटन एजुकेटेड हैं और बड़ी जिम्मेदारी रेल मंत्रालय के साथ साथ आईटी मंत्रालय भी। आपकी कुछ बातचीत हो पाई? इन चुनौतियों को, इन जिम्मेदारियों को किस तरह से देख रहे हैं अश्वनी वैष्णव? देखिए, उनका शुरुआती परिचय तो ये है संदीप की एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वो सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं, बहुत ज़्यादा मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं, और जो अमूमन एक ब्यूरोक्रेट का मिजाज होता है उसको कैरी करने वाले। करीब 20 साल वो आईएएस की सेवा में रहे हैं और जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी से जो लोग पहुँचे हैं मंत्रालय में, उसमें अग्रणी इनका नाम होगा। लेकिन ये तो शुरुआती परिचय है। अब इसको आप अगर डिकोड करें कि ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है, इतनी अहम जिम्मेदारी, तो कोई ख़ास वजह तो होगी ही।
देखिए, इस बार के मंत्रिमंडल में एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं संजीव। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर मेरे सहयोगी कुंदन सिंह है, वो अभी घर से बाहर निकल रहे हैं। मुलाकात करते हुए और मुलाकात के बाद वो निकलेंगे सीधे अपने मंत्रालय के तरफ में। से कुल मिला के पहली बार मध्य प्रदेश के जो नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो मुलाकात के बाद देखिए किस तरीके से निकले और एक एक करके लोग उनसे मुलाकात करते हुए और देखिए कि जो ये वीडियो लिंक में दिक्कत आ रही है, तस्वीरें हम दिखा नहीं पा रहे हैं। ये तो कोई मॉडर्न आर्ट जैसी लग रही थी। आप अपनी बात जारी रखिए संजीव। तो संदीप मैं ये कह रहा था कि इस बार के चयन में अननोन चेहरे या बहुत ज़्यादा नोन चेहरे बहुत अहम जिम्मेदारियों पर अगर हैं तो उसकी खास वजह यह है कि वो अपने साथ एक डोमेन नॉलेज लेकर आते हैं और उस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। अब टेबल पर क्या लेकर आते हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव एक इंजीनियर हैं, IIT से उन्होंने एमटेक किया, उसके बाद वो IAS में गए। उन्होंने एमटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में और IT मिनिस्ट्री में उनका जो चयन हुआ है IT मिनिस्ट्री को देखने के लिए शायद वो एक्सप्लेन करता है। एक इंजीनियर, उसके बाद वो वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने MBA किया है और ये बताता है कि रेलवेज को किस दिशा में ले जाना है, प्रबंधन का वो मार्ग कौन सा होने वाला है रेलवेज को, जो कि पीपल्स फ्रेंडली के होने के साथ साथ उसे प्रॉफिटेबल भी बनाता है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री के दिमाग में है। और देखिए कि कितना बड़ा डायमेट्रिकल टर्न है ये। लालू प्रसाद यादव, गंवाई राजनीतिज्ञ, रेल मंत्रालय इस सदी के टर्न में उनके हाथ में और वहाँ से एक ऐसे टेक्नोक्रेट के हाथ में जो कि IAS है, जो कि इसके पहले IIT का इंजीनियर है और जिसका जो एक्सपर्टीज़ है वो प्रबंधन है। पिछले दिनों उनको मैं पार्लियामेंट में सुन रहा था और तब पता भी नहीं था कि ये रेल मंत्री बनेंगे। तो उनका बड़ा एक क्लियर कट विजन था आज की तारीख में अर्थव्यवस्था को लेकर। उनका ये कहना था, जब राहुल गांधी कहते रहते हैं कि जेब में पैसे डालो, जेब में पैसे डालो, खपत बढ़ेगी, उनका ये कहना था कि इकॉनमी को स्पंदन तभी मिलेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जेब में पैसे, यानी कि कंजम्पशन से काम नहीं चलेगा। तो इस मानस के साथ वाले व्यक्ति जो हैं वो आज की तारीख में रेलवे मंत्री हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि मंत्रालयों को उस तरह से क्लब किया गया है कि एक दूसरे के वो सहायक हो सकें। देखिए, जहाँ तक IT का सवाल है, सबसे बड़ा कंज्यूमर उसका रेलवेज है। तो जाहिर है कि एक ही व्यक्ति को रेल मंत्री भी बनाया गया है और IT मंत्री भी बनाया गया है ताकि IT जो है वो रेल के पूरक की तरह काम करे और IT को सबसे ज़्यादा बिजनेस, सबसे ज़्यादा काम भी रेलवेज की तरफ से मिले। एक टेक्नोक्रेट क्या करता है उसी तरह से जिस तरह से कई जगहों पर टेक्नोक्रेट्स और यंग फेसेस डाले गए हैं, देखना होगा। लेकिन एक मिशन के साथ ये दिखाई पड़ रहे थे। अभी मैं इनके घर के बाहर खड़ा हूँ, फ्लैट्स में रहते हैं, यहाँ स्वर्ण जयंती फ्लैट्स में। यहाँ से वो गए हैं अभी मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाँ उन्होंने कार्यभार लिया है रेल मंत्रालय का। इसके बाद ये हेडेड हैं IT की तरफ, IT मंत्रालय में कार्यभार लेंगे और उसके बाद सीधे अध्यक्ष जी से यानी कि JP नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं। ट्रू ब्लू पॉलिटिशियन नहीं है, पारंपरिक रूप से राजनेता नहीं है, लेकिन शायद इकॉनमी को जिस तरह के मदद की ज़रूरत है संदीप आज की तारीख में, जिस तरह के पुश की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए अश्विनी वैष्णव जैसे लोग लाए गए हैं मंत्रालय में। कोर पॉलिटिशियंस को कम अहमियत दी गई है, कम अहम मंत्रालय दिए गए हैं। जी, तो अश्विनी वैष्णव, और यहां पर एक खास बात, पॉलिटिकल ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। 2019 में ही बीजेपी ज्वाइन की संजीव त्रिवेदी इन्होंने, लेकिन खास बात यह कि जब राज्यसभा में आए तो BJD ने बाकायदा उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। तो यहां पर पॉलिटिकल ओवरटोन्स भी देखें तो एक राब्ता है, एक एक्सेप्टेबिलिटी है कि ये चेहरा ये कुछ अच्छा काम कर सकता है, इसके भी संकेत मिलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए 111 सीटें थी BJD की, अगर वो चाहती तो वो तीनों सीटें राज्यसभा में 2019 में जीत सकती थी। मात्र 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास उड़ीसा में थी और उसकी स्थिति नहीं थी एक भी सीट जीतने की। लेकिन अश्विनी वैष्णव की शख्सियत ऐसी थी कि उनके लिए दोनों नेता राजी हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उस तरफ नवीन पटनायक BJD के। क्योंकि जब BJD और BJP दोनों साथ थे संदीप, तो उस वक्त उन्होंने सेतु की तरह काम किया था, ब्रिज की तरह काम किया था BJP और BJD के लिए। और उसके बाद दुराव आ गया, लेकिन संबंध वो कायम
कायम रहे। इनके पास अनुभव देखिए किस तरह का है कि ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे उस वक्त उनके साथ थे, बाद में उनके पीए भी हो गए और उस दौरान में इनकी जान पहचान और मित्रता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थी। तो देखिए एक बैकग्राउंड है जो वर्क कर रहा है और ऐसे लोगों को चुन करके लाना ये मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का, या फिर यूँ कहें कि वो हमेशा बाबुओं से काम करवाना चाहते हैं, ये तय होगा। हाँ, ये कांटों का ताज है और ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स पर कहीं ना कहीं ज्यादा भरोसा करते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और मैं ब्यूरोक्रेट्स का या टेक्नोक्रेट्स का नाम लूं तो इसी सिलसिले में चाहे आर.के. सिंह की बात हो या हरदीप पुरी की बात हो, इन सब की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई है, बाकायदा प्रमोशन दिया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि इस बार के जो फेरबदल में अगर आंकड़ों में आप देखते हैं जातिगत समीकरण वगैरह अगर फिलहाल एक तरफ रखें तो आप पाएंगे संदीप कि 5 इंजीनियर हैं, 6 डॉक्टर हैं, 7 आईएएस हैं और 13 अधिवक्ता वकील हैं। यानी कि ये सब लोग कोर पॉलिटिशियन नहीं हैं, ये सब लोग वैसे लोग हैं जिनका प्राथमिक अनुभव किसी और क्षेत्र का है। वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है, एक डोमेन नॉलेज टेबल पर लेकर आते हैं और उस डोमेन नॉलेज को अपने इस नई जिम्मेदारी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मानकर चला जा सकता है कि एक्सपर्ट हैंड की ज़रूरत आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ये नए चेहरे हैं इन्हें मैं युवा चेहरे भी कह सकता हूं, क्योंकि 55 साल से कम उम्र के कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हमारा ही देश ऐसा है, 55 साल को भी बहुत ही युवा उम्र माना जाता है, जबकि दुनिया जहान में चाहे प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, 40, 45, 50 साल की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। पर हमारे देश में इस बात की भी ताल ठोकी जाती है रमन कि देखिए 55 साल से कम उम्र के हैं अनुराग ठाकुर भी, अश्वनी वैष्णव भी, किरण रिजिजू भी, इन तमाम लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। पर इनसे अलग नारायण राणे भी हैं, नारायण तातू राणे। अब उन्हें दी गई है एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी और आज की तारीख में 99% कारोबार दरअसल एमएसएमई के दायरे में आता है, जो परिभाषा बदल दी गई है। तो बहुत ही अहम जिम्मेदारी, और ये महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से आते हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इंडिया इंक के साथ भी इनका राब्ता है। बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा। और जहां पे मैं खड़ा हूं नारायण राणे का घर है। आप देख सकते हैं कि ये घर 28 अकबर रोड है, क्योंकि 12 साल तक नारायण राणे कांग्रेस पार्टी में रहे और 24 अकबर रोड के जस्ट बगल वाला ये घर नारायण राणे को, जो कि पहले से मिला है, हो सकता है केंद्रीय मंत्री बनने के बाद इससे भी बड़ा घर मिले। और कल शपथ लेने के बाद आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई नए मंत्रियों की, उस वक्त पहले नंबर पे नारायण राणे थे और जब शपथ हुआ था उस वक्त भी पहले नंबर पर नारायण राणे थे। यानी कि नारायण राणे के कद को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया और वो सम्मान देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे संजय राउत की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि बीजेपी और शिवसेना के संबंध भारत और पाकिस्तान की तरह से नहीं हैं, संबंध हमारे काफी मधुर हैं, प्रधानमंत्री से काफी अच्छे संबंध हैं। लेकिन नारायण राणे के केंद्र में मंत्री बनने के बाद अब शिवसेना से बीजेपी के संबंध कैसे होंगे, ये सोचने वाली बात इसलिए है कि शिवसेना के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं। हालांकि शिवसेना के कोटे से ही मुख्यमंत्री बने थे 7 महीने के लिए, लेकिन लगातार शिवसेना के नेताओं को उनकी भाषा में जवाब अगर कोई दे सकता है महाराष्ट्र का कोई कद्दावर नेता, वो नारायण राणे है। और नारायण राणे को आज जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद से वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में जो सरकार अभी चल रही है उस सरकार को किस तरीके से गिराया जाए और क्या अल्टरनेटिव आगे आने वाले समय में बनाया जाए। हाँ, 36 का आंकड़ा है, ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करें इस कोरोना काल में, इस मुश्किल दौर में सबसे ज्यादा मार एमएसएमई सेक्टर में पड़ी है। अब उसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी आ गई, लेकिन मैं छोटी मछली की बात करूं, पुरानी परिभाषा के हिसाब से 10 करोड़ तक के जो यूनिट्स थे, सबसे ज्यादा मार इस मुश्किल वक्त में वहां पड़ी है और बेरोजगारी की दर भी वहां पर लगातार बढ़ी है। तो यहां पर यह दरअसल कांटों का ताज है जो नारायण राणे को पहनाया गया है।
बिल्कुल, देखिए काम करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर एमएसएमई सेक्टर में जो मंत्री पहले काम कर रहे थे, अगर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो उन्हें तो प्रमोशन मिला। ग्रामीण विकास मंत्री एक अहम मंत्रालय माना जाता है, उनको वहां पे भेजा गया। ऐसे में या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का भरोसा किसी व्यक्ति पर अगर होता है, अगर वो परफॉर्म नहीं भी करता है, तब भी उन्हें मौका मिलता है। बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है, निकलना पड़ता है। लेकिन नारायण राणे जिस विभाग में रहे हैं, उस विभाग में वो काम करते रहे हैं और इनका अपना संपर्क है, एक अपना दायरा है, काम करने का अपना तरीका है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को भरोसा है, सरकार को भरोसा है कि नारायण राणे को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। हाँ, और ये जिम्मेदारी दरअसल पहले नितिन गडकरी के पास थी, जो एक दबंग और जुझारू और काम करने वाले मंत्री बताए जाते हैं। लेकिन प्रभाकर, अनुराग ठाकुर लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ दिखाई दिए। पिछले साल भी 20,97,000 करोड़ का राहत पैकेज की जब घोषणा की गई, इस साल 6,28,000 करोड़ पिछले महीने ही जो घोषणा की गई। अनुराग ठाकुर ना सिर्फ सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है खेल मंत्रालय की, और अभी 2 हफ्ते बाद ओलंपिक्स भी शुरू होने वाले हैं। तो यह पदोन्नति भी है और साथ ही साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं अनुराग ठाकुर की। संदीप, निश्चित तौर पर अगर हम एक बात और कहें कि इस रिसफलिंग में और मंत्रियों के प्रमोशन में अगर कोई डिजर्विंग है तो अनुराग ठाकुर, इसलिए कि उनका बैकग्राउंड खेल का था। दूसरी बात मैं इसके आगे कुछ और कहूं संदीप, आपके सवाल के इतर, कि हम लोग भले ये चर्चा कर रहे हैं कि फला को फला मंत्रालय मिला, फला को फला मंत्रालय से हटाया गया, कुछ सवाल हैं जो आम आदमी के मन में है कि क्या पेट्रोलियम मंत्रालय का मंत्री बदला गया, क्या डीजल पेट्रोल की कीमतों पर अंकुश लगेगा? नहीं लगा है, आज भी कीमतें बढ़ी हैं। सवाल लोगों के मन में यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तमाम लोगों ने, लाखों लोगों ने दम तोड़े। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के दोनों मंत्री, सीनियर मंत्री और जूनियर मंत्री, दोनों को हटा दिया गया। क्या देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी? क्या एक बात और मुझे परेशान कर रही है, संजीव जी कह रहे थे कि इस मंत्रालय में 6 या 7 लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वकील हैं, लेकिन जब कानून मंत्रालय की बात आई, तो कानून मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया गया, जो पहले खेल मंत्री थे। तो ये एक सवाल है लोगों के मन में। आज एक बहुत इनोसेंट सा सवाल मेरे पास एक आया, जिसने कहा कि खेल मंत्री को कानून मंत्रालय में दे दिया गया, तो क्या सरकार कानून मंत्रालय अब कानून से खेल करेगी? हाँ। कुछ ऐसे सवाल हैं, आम आदमी के मन में सवाल हैं संदीप। हम भले ही स्टूडियो में बैठकर मंत्री के घर के बाहर बैठकर बिल्कुल वाजिब सवाल हैं प्रभाकर, जो आम आदमी के जहन में कौंध रहे हैं। और यही सवाल कल रात को मैंने पूछा भी था कि चेहरे तो बदल गए, मंत्रिमंडल बदल गया, शक्ल बदल गई, हालात बदलेंगे क्या? अभी सबके जहन में सवाल यही है। अभी पदभार संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अपने नए दफ्तरों में जा रहे हैं, पर हालात बदलेंगे क्या? अभी तो सवाल वही है, यक्ष प्रश्न है जो आप पूछ रहे हैं। संदीप, एक और सवाल जो कल भी आपने उठाया था कि अभी ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आए हैं वो क्या करेंगे। सवाल ये था कि जो गए हैं वो क्यों गए? हाँ। इसलिए कि जिन मंत्रियों के नाम की शाबाशी दी जा रही थी, जिन मंत्रियों के निष्पादन को, उनके परफॉर्मेंस के दम पर हम ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही थी, अचानक उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी, इनोसेंट माइंड्स में लोगों को परेशान कर रही है संदीप। नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे, अभी तफसील से चर्चा करेंगे प्रभाकर, पर पहले अभी फोटो ऑप का मौका है और सारे मंत्री अपने दफ्तर जा रहे हैं, कोई घर से निकल रहा है, तो अभी हम उस पर करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन कुंदन, आप अभी उंगली उठा रहे थे, ज्योतिरादित्य घर से बाहर निकल गए हैं, वो तस्वीरें हैं, वो तो थोड़ी ब्रेक कर गई थी तस्वीरें, पहुंच गए हैं अपने दफ्तर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा संदीप जी थोड़ा सा बदलाव कर दूं कि वो अपने समर्थकों से मुलाकात करने के लिए निकले थे। अच्छा। और वो फिर घर के अंदर चले गए हैं, लेकिन उनकी ऑफिस रिज्यूम से पहले
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। और मैं आपको बताऊं कि आज कई मंत्रियों को जेपी नड्डा के पास बुलाया गया है मुलाकात करने के लिए। इस मुलाकात का मतलब जो चाहे निकाल सकते हो सकता है कि चाहेगी कि पार्टी और सरकार एक टीम में काम करे, शायद ये वजह हो सकती है, या फिर ये कहा जाए कि जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों के प्रोजेक्ट्स की प्रायोरिटी दी जाए और वहां के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की जो मांग है, जायज मांग पे जल्द से कार्रवाई की जाए। लेकिन एक थोड़ी सी सूचना मेरे पास है जो मैं देना चाहूंगा अपने दर्शकों को और आपको भी, अश्विनी वैष्णव के बारे में। अश्विनी वैष्णव, आपने सभी कहा कि वो एक टेक्नोक्रेट है, एक IAS हैं, उड़ीसा कैडर के हैं, उनके संबंधों की वजह से वो राज्यसभा में आए। लेकिन इन सबों के बीच में इस देश के, दुनिया के एक बड़ी कंपनी जी इलेक्ट्रॉनिक्स के वो इंडिया हेड भी रह चुके थे, खासकर उसके ट्रांसपोर्ट डिवीजन के। इसके अलावा वो सीमेंस के ट्रांसपोर्ट डिवीजन के हेड रह चुके हैं। और ये दो बड़ी कंपनियां खासकर रेलवे में एक बड़ा स्टेक के तौर पे देख रही है। आपने देखा होगा कि हाल में देश में जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट मेट्रो आ रहा है, सिग्नलिंग की बात करें, रोलिंग स्टॉक की बात करें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप बॉम्बार्डियर की बात कर ली, तमाम कंपनियां नजर बढ़ाए हुए हैं और धीरे धीरे जहां जहां मौका मिल रहा वो इंटर कर रही हैं। आप रैपिड रेल की बात करें, भारतीय रेलवे में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें, या बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट्स है, तो मुझे लगता है उन कड़ियों को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक आदमी बतौर किसी निजी कंपनी का CEO होकर इस देश के भारतीय रेलवे में अपनी कंपनी को एक जरूरत के मुताबिक जगह दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था, और वो आज खुद उसी मंत्रालय का मालिक है। और उस मंत्रालय का मालिक जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, प्राइवेट स्टेक लाने की बात हो रही है, एविएशन सेक्टर्स की तरह अलग अलग सेक्टर्स देने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर जो नरेंद्र मोदी का लार्जर विजन है, जिसकी शुरुआत हालांकि पीयूष गोयल ने की थी, लेकिन सफल नहीं मान पाए थे, सफल हो नहीं पाए थे, लगातार बिड के बावजूद भी कोई निजी कंपनी आ नहीं पाई थी। एक कुल जमा रेलवे की खुद की PSU आई थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी वो रहा था, तो सफल रहा था। आप क्या ये कह रहे हैं कुंदन कि देखिए निजीकरण एक राजनीतिक हॉट पोटैटो होता है, ये एक ऐसा मुद्दा है, इस पर राजनीतिक नफा नुकसान बहुत कुछ आंका जाता है। और निजीकरण की बात हो, आजकल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं लगातार एक के बाद एक उनका निजीकरण हो रहा है, विपक्ष उस पर हो हल्ला भी कर रहा है। और रेलवे की भी निजीकरण की शुरुआत दरअसल हो चुकी है, और ये तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने ताल ठोकी थी, ये देश नहीं बिकने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हॉट पॉलिटिकल पोटैटो भी होगा ये संबंध, और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं रेल मंत्रालय में, तो और पैनी निगाह होगी विपक्ष की अश्विनी वैष्णव पर। क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होगी और होना भी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय रेल इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तीसरे और चौथे बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पे जाना जाता है, और अगर उस तरीके से होती है तो जरूर राजनीतिक तौर से भी विरोध होगा। क्योंकि आप कम से कम बड़े भारतीय रेलवे के सीधे कामों में दखलंदाजी न हो, लेकिन जो इनके PSUs है, जो इनके पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो सबसे कमायु है, जिसमें कॉनकर जो आप कंटेनर कॉर्पोरेशंस की बात करें, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट पार्टी चला रही है। और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, माल भाड़े की ढुलाई के लिए जो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए थे, उसमें भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन या प्राइवेट के द्वारा संचालन की बात की जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कमाऊ के सिस्टम में बड़ी तकनीकी की बात करें, सिग्नलिंग की बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, साफ सफाई की बात करें, खान पान की बात करें, नए स्टेशनों के बनने की बात करें, ये सारे काम कभी रेलवे खुद किया करता था। हाँ। अब करीब करीब प्राइवेटाइज हो चुका है या उसके लिए नीतियां बन चुकी है। हालांकि ये हो सकता है कि जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो बड़े महानगरों के स्टेशंस के लिए तो डेवलपमेंट है, जहां बड़ा लैंड बैंक है उनके लिए तो इंटरेस्टेड है, लेकिन जो सोशल एक चेहरा होता था भारतीय रेलवे का, जो ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में एक कनेक्टिविटी देती थी, वहां पे नहीं आ रहा है। जिम्मेदारी भी नई है और चुनौतियां भी नई खड़ी हो जाएंगी। ऋषिकेश कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ। RCP सिंह JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्टील मिनिस्टर उन्हें बनाया गया है, और इसमें पेंच यह है कि JDU का सिर्फ एक मंत्री 2019 में उन्होंने मना कर दिया था, इस बार क्यों मान गए? RCP सिंह क्या इसके बारे में कुछ बोले हैं
उनसे जानेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।